अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये भी आसान ही है और अगर से सवाल आ जाए तो ये अच्छा है, ये नंबर देने वाला है। जैसे एक सवाल इसका बहरहाल मुश्किल आया था 2023 में, अदरवाइज बाकी जितने इसके सवाल है ना, ये आसान टॉपिक है। ये आप खुशी होंगे इसके सवाल देख के, आसान है। इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, ये आईएस अप्लाई होता है और अप्लाई नहीं होता, यानी इन आइटम्स के लिए ये आईएस नहीं फॉलो होता। अप्लाइज टू जिन पे अप्लाई होता है और जिन पे अप्लाई नहीं होता है। तो लिस्ट बड़ी, लेकिन जो आपके लेवल की चीजें हैं वो बता रहा हूं। ये इन्वेंट्रीज पे अप्लाई नहीं होता, इन्वेंट्री पे ये आईएस नहीं अप्लाई होता, ये नहीं रूल्स उस पे फॉलो होते हैं। रिसीवेबल्स पे ये फॉलो नहीं होता। और लास्ट टाइम पढ़ा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू मॉडल, उस पे भी ये आईएस नहीं लगता। कॉस्ट मॉडल हो तो लगता है, इस पे नहीं लगता। ये आपके लेवल की यही है। तो फिर आपके लेवल पे जो कुछ है उसमें से फिर दो ही चीजें रह गई जिन पे ये आईएस अप्लाई होता है, पीपीई और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल। और थ्योरेटिकल हद तक जिक्र आ सकता है, इसलिए लिख रहा हूं, अदरवाइज ये एफआर 2 में है। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स आपके सिलेबस की चीज नहीं है, लेकिन आईएस 36 की हद तक ये डिस्कशन में आ सकते हैं। इतना लिखा। अच्छा, इसका ना कॉन्सेप्ट क्या है, यानी इसका पेमेंट ऑफ एसेट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस आईएएस की असल में कहानी क्या है, ऑब्जेक्टिव कहने चले, आईएएस 36 की जिंदगी का मकसद क्या है। इंट्रो में पढ़ा होगा आपने बैड डेट्स। तो अगर हमारी बुक्स में डेटर आ रहा है 100 का और हमें उम्मीद है कि इसमें से 40 नहीं मिलने, तो फिर भी डेटर्स को 100 कहते रहें और कुड़ते रहें, सड़ते रहें, या जब नजर आ रहा है कि 40 नहीं मिलने तो उसको स्टिल डेटर रहने दें, डेटर को कम कर लेना, क्योंकि डेटर से जब हमें उम्मीद है ही नहीं कि पैसा रिकवर होगा तो उसको फिर बढ़ा चढ़ा के दिखाने की क्या जरूरत है। इसी तरह इन्वेंट्री, जो लोग कॉस्ट पढ़ रहे हैं उन्होंने तो चीज अच्छी तरह देख ली है, जो भी नहीं पढ़ रहे चलो बचपन की शायद बात याद हो। इन्वेंट्री की कॉस्ट है 100 और उसकी एनआरवी है 90। तो इन्वेंट्री की अमाउंट एसओएफपी में क्या रखेंगे, और अब 100। तो इन्वेंट्री हमें कॉस्ट तो 100 की है, हम उसको जरूर 100 ही का एसेट दिखाते, लेकिन अगर उससे मिलने वाले बेनिफिट्स हमें नजर आ रहे हैं कि वो 100 भी रिकवर नहीं हो सकेगा, तो फिर हम औकात से बढ़ा के क्यों दिखाएं एसेट को। तो जैसे डेटर और इन्वेंट्री में कॉन्सेप्ट ये था कि एसेट को औकात से बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना, इसी तरह इनकी भी तो कोई औकात होगी। प्लांट एंड मशीनरी, क्या मकसद है बिजनेस को प्लांट एंड मशीनरी रखने का, उससे इंपेयरमेंट नहीं भाई, प्लांट एंड मशीनरी क्यों रखा हुआ है, यूज करना है, क्या यूज करेंगे, गुड्स प्रोड्यूस करेंगे बेचेंगे, तो उसमें फायदे वाली बात क्या है, प्रॉफिट होगा।
तो बिजनेस ने अपने इन एसेट्स को यूज करके प्रॉफिट कमाना है। इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स की शक्ल क्या बनी फिर? जो इनकी पूरी लाइफ तक बिजनेस प्रॉफिट्स कमाएगा, ये इनसे मिलने वाले बेनिफिट्स हैं। तो इनकी भी तो कोई ना कोई हमें ये औकात चेक करनी पड़ेगी कि कहीं ये औकात से ज्यादा तो शो नहीं हो रहे। नहीं, अच्छा नहीं समझाया मैंने। प्लांट मशीनरी ईयर एंड पे एसएफपी में किस वैल्यू पे आ रहा होगा? अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड, कॉस्ट है 400, एक्यूमुलेटेड है 120, तो ये 280 पे आ रहा होगा। ये इसकी डेट बुक वैल्यू है। इसी तरह से अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो कॉस्ट की जगह रिवैल्यूड अमाउंट आ जाएगी। लेकिन जब तक मैं IAS 36 पढ़ाते हुए खुद से रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं ले आता ना खुद से, तब तक आप इग्नोर करें रिवैल्यूएशन मॉडल को। जब तक मैं खुद रिवैल्यूएशन नहीं ला रहा, आप सारी सोचें अपनी रिवैल्यूएशन से पूरा होना रखें। तो अगर हमारी प्लांट मशीनरी बुक्स में 280 की वैल्यू आ रही है, तो इससे हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स मिलने हैं अभी बताया। इस प्लांट मशीनरी को यूज करेंगे, गुड्स बनाएंगे, बेचेंगे, उनसे जो प्रॉफिट आएगा। अगर हमें इस प्लांट मशीनरी से उम्मीद है कि हमें कम से कम भी कुछ 350 मिलियन के प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, तो बस बहुत अच्छा है प्लांट, इसको 280 पे ही आते रहना चाहिए। लेकिन अगर हमें लगता है कि अब इसमें वो बात नहीं रही, अब ये इतने अच्छे यूनिट्स नहीं बना सकता, खराब हो गया है, पुराना हो गया है, इससे हम जितने यूनिट्स बनाएंगे टोटल लाइफ में मिला के हम उससे मैक्सिमम इतना कमा पाएंगे, तो अब इस प्लांट मशीनरी की औकात 250 है। अगर हमने एसओएफपी में 280 दिखाया तो फिर ये सही नहीं है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट जो डेटर में होता है कि औकात से ज्यादा बढ़ा के नहीं दिखाना, वही कॉन्सेप्ट जो इन्वेंटरी में होता है। तो IAS 36 फिर इन लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए बनाया गया कि अगर ये अपनी औकात से बढ़ के शो हो रहे हैं तो नहीं, उनकी औकात से नहीं बढ़ाना चाहिए। इस औकात को अंग्रेजी में कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि एनी एसेट shall not be carried at more than अपनी औकात, और इस औकात को अंग्रेजी में कहते हैं रिकवरेबल अमाउंट। ये मकसद है इस IAS का कि एसेट अपनी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा पे शो होना नहीं बनता। रिकवरेबल अमाउंट निकालते कैसे हैं, यही इस पूरे IAS में सिखाना है, यही इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है। अभी तो स्टार्ट किया ना, इसका न्यूमेरिकल पोर्शन ही यही है कि हम रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी एसेट, अच्छा कोई भी एसेट है, कोई भी एसेट नहीं, कोई भी एसेट, ये वाला, इनको अपनी रिकवरेबल से ज्यादा पे शो करना, इनकी औकात से ज्यादा शो करना है। तो अगर किसी एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है, इज हायर देन इसकी औकात, तो फिर हमें इसको औकात पे लाने के लिए इसको कम करना पड़ेगा। और ये जो कमी है ये हमारे लिए एक गेन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और उस लॉस को कहते हैं इंपेयरमेंट लॉस। ये इसका मेन मकसद है इस IAS का कि अगर एसेट की कैरिंग अमाउंट उसकी रिकवरेबल अमाउंट से ज्यादा आ रही है, तो फिर एसेट को कम करके रिकवरेबल अमाउंट तक ले आएंगे और इंपेयरमेंट लॉस नामी एक लॉस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ये इस IAS की जिंदगी का मकसद है। लैंड, हाँ, अच्छा एक ना इत्तेफाक से IAS 16 में कभी भी किसी भी सवाल में शायद लैंड नहीं आ सकी, मुझे लगता है। तो लैंड फिर PP नहीं होती होगी क्या? तो उसको तो डेप्रिशिएट ही नहीं करते, तो फिर उसकी कैरिंग अमाउंट होगी नहीं, कोई कॉस्ट ही होगी ना, उसकी डेप्रिसिएशन ही नहीं होगी तो उसकी कॉस्ट ही होगी। तो रीवैल्यू होगी तो उस बेचारे की एक्यूमुलेटेड एलिमिनेट कैसे करेंगे?
भाई नहीं करेंगे, वो सिर्फ लैंड सिंपली रीवैल्यू हो जाया करेगी। तो लैंड भी हो सकती है सवाल के अंदर, जरूरी नहीं कि सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स ही हो। लैंड भी IAS 16 में होती है, अगर वो रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो वो सिंपली कॉस्ट से रीवैल्यू हो जाया करेगी, कोई एक्यूमुलेटेड डिडक्शन लिमिटेड नहीं हुआ करेगी। क्या पहली बात मैंने कहा था कि अभी जब तक मैं खुद रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं बताता, रिवैल्यूएशन को नहीं सोचना। अच्छा, अगली बात कि लैंड है तो क्या हम उसकी कैरिंग अमाउंट जो कि उसकी कॉस्ट होगी, उसकी रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालेंगे, है ना? तो प्लांट की कैसे निकालेंगे? नहीं, रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, ये तो मैंने बताना है ना, ये तो मैंने बताना है सारा कुछ अभी। लैंड वैसे आपके लेवल पे नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए ना ग्रुप का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो सीफैप में, तो इसलिए IAS 36 के सवाल में लैंड नहीं होगी आपको टेस्ट। कितना लिखा? अच्छा, अभी ना थोड़ी सी अंग्रेजी ये आपने याद भी रखनी है, ये मेनली MCQs के लिए है और उसके अलावा वैसे सवालों में भी काम आ सकती है। अभी थोड़ी सी अंग्रेजी बता रहा हूं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आऊंगा। कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा ना कि रिकवरेबल ज्यादा है कि कम है। तो किसी भी एसेट की कैरिंग अमाउंट को उसकी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करने को उस एसेट की इंपेयरमेंट टेस्टिंग कहते हैं। इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी कब है? टाइमिंग ऑफ इंपेयरमेंट। ये MCQs में काम आएगी बात, यानी MCQs में इस तरह की टेस्टिंग हो सकती है। अच्छा, मैं ना MCQs भी क्लास में डिस्कस किया करूंगा, लेकिन अभी चूंकि मैं आपको IAS 16, IAS 40, IAS 36, IAS 23, IAS 20 ये 5 पढ़ाने के बाद ना इनकी कंबाइंड प्रैक्टिस पे भी वापस आना है, तो तब मैं इन सब के MCQs कराऊंगा ताकि उससे जरा सब रिवीजन भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा, अदरवाइज आगे जो जो चैप्टर कराऊंगा इन 5 के अलावा उनके फिर हर चैप्टर के बाद MCQs किया करूंगा डिस्कस। इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग का मतलब है कंपैरिजन ऑफ, किसका कंपैरिजन? CA और रिकवरेबल अमाउंट का। ये मतलब है इंपेयरमेंट टेस्टिंग का कि कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना कब है। अगर आप सेहतमंद लोग हैं तो आपको सारी बीमारियों के टेस्ट हर वक्त कराते रहना चाहिए, है? ब्लड टेस्ट, जब खून ज्यादा हो गया तो ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। लेकिन जिस आप में से नहीं, अल्लाह खैर करे, किसी बड़ी उम्र के बंदे को अगर शुगर है तो उसको शुगर का टेस्ट रेगुलरली कराते रहना चाहिए। अच्छा, बाकी फिट लोग हैं उनको कभी जिंदगी में कोई टेस्ट नहीं करवाना पड़ेगा। करवाना पड़ सकता है कब? जब बीमार की जगह फॉरवर्ड। कौन सा टेस्ट करवाना है? जब इंडिकेशन, जब सिम्टम्स होंगे। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी है? इन एसेट्स के लिए। इन एसेट्स के लिए, किन एसेट्स के लिए? एक है गुडविल, जो कि FAR 2 में आएगी, FAR 1 में ये नहीं है। सिर्फ और सिर्फ MCQs की हद तक ये नाम काम आ सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं। गुडविल वो इनटेंजिबल एसेट, फिर वही बात, ये FAR 2 में है, लेकिन इस हद तक ये FAR 1 में टेस्ट हो सकता है, जितनी को अंग्रेजी लिख रहा हूं। इनटेंजिबल एसेट हैविंग इनडेफिनेट लाइफ और इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। ये मैंने 3 चीजें लिखी हैं। गुडविल, वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी इंडेफिनेट लाइफ है, वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुआ। अब मैंने इतनी दफा नाम ले दिया तो थोड़ा सा इतना बता देता हूं कि इनटेंजिबल एसेट होता है जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कंप्यूटर। हो, अभी सवाल निशानी लगा था आगे। कंप्यूटर PPE है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर हैं वो इंटेंजिबल एसेट। प्लांट एंड मशीनरी PPE है, लेकिन कोई चीज प्रोड्यूस करने का गवर्नमेंट से लिया हुआ लाइसेंस वो इंटेंजिबल है। तो इनटेंजिबल होते हैं, ये FAR 2 में आएंगे, FAR 1 में नहीं है। FAR 1 में सिर्फ इतना जानना काफी है कि ये वो हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है और इनकी डेप्रिसिएशन वगैरह की कैलकुलेशन बिल्कुल सब PP जैसी होती है, बस इतना काफी है FAR 1 के लिए। तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी है, यानी एसेट्स की कैरिंग अमाउंट रिकवरेबल से कब कंपेयर करनी है? गुडविल के लिए, वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ इंडेफिनेट है, वो इंटेंजिबल एसेट, वो सॉफ्टवेयर जो भी बन रहा है। इन 3 के लिए एनुअली, इन 3 के लिए इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल करनी है, और बाकी सब एसेट्स के लिए फॉर ऑल अदर, फॉर ऑल अदर, इनके लिए जिन पे IAS लगता है। ये इतना बनाए तो मैं इसका फल फिर आपको अंग्रेजी में लिखा, इस यहाँ पे फल लगाता हूं, यहां तक पहुंचे तो लिखवाता हूं वो फल, पहुंच गए तो लिखें। हाँ जी, पहुंचे, फल लिखाऊं।
at end of each year, an entity shall assess whether there is any indication of impairment, यानी हर साल के एंड पे कंपनी ये चेक करेगी कि कोई इंडिकेशंस तो नहीं है, इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। दोबारा बता रहा हूं जिनकी अंग्रेजी इधर उधर गिर गई है, एट एंड ऑफ ईच ईयर एन एंटिटी शैल असेस वेदर देयर इज एनी इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट। और इसी शाख पे फल लग रहा है, एक सेंटेंस और बता रहा हूं, इफ एनी सच इंडिकेशन एग्जिस्ट, इसी फल में अगला सेंटेंस चल रहा है, इसी शाख पे लिख रहे हैं यहीं पर, if any such indication exists, then entity shall estimate the recoverable amount। यानी अगर इंडिकेशन है तो फिर रिकवरेबल अमाउंट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, इस पूरी शाह की समरी ये है कि ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग कब करनी है, इनके लिए हर साल करनी है, और इनके अलावा बाकी सारे एसेट्स के लिए जब निशानियां हो तो करनी है। अगर 2-4 साल जिंदगी सुकून से गुजर गई तो कोई टेंशन नहीं लेनी, अगर कोई इंडिकेशन आएगी तो फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। अब यहां आपका सवाल होना चाहिए कि इंडिकेशन क्या है, खांसी आएगी, बुखार होगा क्या? तो अब इंडिकेशन बताता हूं, 7 पॉइंट्स बताऊंगा, ये आपने अंग्रेजी याद करनी है, एमसीक्यूज में काम आ सकती है। 7 पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, ये अंग्रेजी याद करनी है आपने। समझाऊंगा भी, ऐसे नहीं कि रटाई है, समझाऊंगा, लेकिन ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में टेस्टिंग हो सकती है। ये शाखें डन। अब अगली बात कि इंपेयरमेंट की इंडिकेशंस क्या होती हैं। अच्छा, इंडिकेशंस हैं तो क्या करना है इंडिकेशन नजर आ गए, तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट करना है। इंपेयरमेंट लॉस लाजमी होगा नहीं पता, बस टेस्ट करके देखना है। तो इंडिकेशंस क्या है कि टेस्ट करवा लेना है, एक्सटर्नल है कुछ और कुछ इंटरनल है। तो पहले लिख लें एक्सटर्नल, 4 पॉइंट्स इसमें बताऊंगा और 3 इंटरनल में बताऊंगा। आपसे अब आपके पेरेंट्स को उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, आपसे ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं, वैसे पीछे की बात कर, आपकी बात नहीं कर रहा। ये कैसे अंदाजा होगा पेरेंट्स को, है क्या क्या निशानियां मिल सकती हैं? रिजल्ट आ सकता है, और है पढ़ते हुए देख रहे होंगे कि कितना आपको पढ़ रहा है, और हमारा गट्टी गट्टे देख लिया, और है कॉलेज से कॉल आ जाती है, बिल्कुल सही है। कह रहा है पेपर बहुत मुश्किल है और पास नहीं हो रहा, सारे ऐसे होते हैं, और जो इधर उधर मोहल्ले में जितने भी बच्चे सीए करते हैं वो पास हुए जा रहे हैं और ये रह जा रहा है। तो अब ये जो 4, 5, 6 मिसालें हैं, इनमें से जो उनको खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से नजर आ रही हैं वो इंटरनल है, और जो बाहर वाले बता रहे हैं वो एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल लिखें इंडिकेशंस। अच्छा, मैंने ऐसे ही स्टूडेंट की मिसाल दी थी, हम ये एसएफपीपी की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये आप ये आईएएस लगा के ये नहीं चेक कर सकते आपके पेरेंट्स के आपसे सी होगा कि नहीं होगा, ये मैं वैसी मिसाल दे रहा था। पहली इंडिकेशन लिखें, assets market value has declined, during the period, यानी एसेट की मार्केट वैल्यू गिर गई है। अच्छा, जैसे जैसे एसेट ने पुराना होना था तो कम ही होनी थी, हाँ यकदम गिर गई। सिग्निफिकेंटली मोर देन would be expected as a result of passage of time or normal use
जिनकी अंग्रेजी तो गिर गिर दोबारा बता रहा हूं। एसेट्स मार्केट वैल्यू हैज डिक्लाइंड ड्यूरिंग द पीरियड सिग्निफिकेंटली मोर देन वुड बी एक्सपेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल यूज। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे एसेट ने पुराना होना था, इस्तेमाल होते जाना था, मार्केट वैल्यू कम ही होनी थी, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उससे बहुत ज्यादा हो गई है। तो फिर ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका टेस्ट करा लेना चाहिए। क्यों? रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकालनी है ये सिखाया नहीं है अभी, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या बताया रिकवरेबल अमाउंट। जितने रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, क्या बताया अभी? जो उससे फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। प्लांट एंड मशीनरी है, फ्यूचर बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, ये फ्यूचर बेनिफिट्स हैं प्लांट मशीनरी के। तो अगर वो प्लांट मार्केट में अचानक सस्ता हो गया तो हमें ये निशानी मिल रही है कि अब इस तरह की मशीनें नहीं बिकती, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनते थे उनके फिर यकीनन सब्स्टिट्यूट आ गए हुए हैं। तो फिर इन मशीनों की भी अब इतनी वैल्यू नहीं रही। तो ये दूर की निशानी है कि शायद हम इससे जो प्रोडक्ट बना के बेचना चाहते थे हमें फिर उतना ज्यादा फायदा नहीं हो सकेगा। तो ये एक इंडिकेशन है। इस पॉइंट 1 की अंग्रेजी पढ़ के देख लें और बताएं अगर बात समझ नहीं आई तो। चले दूसरी अंग्रेजी लिखें, अगला पॉइंट। ये पहले समझा देता हूं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई और नई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ गई हैं मार्केट में, तो इससे हम पे बुरा असर पड़ा। हम जो इससे प्रोडक्ट बना के बेचते थे शायद अब वो प्रोडक्ट मार्केट में उस तरह नहीं बिक सकेगा। और मिसाल, गवर्नमेंट ने हमारे प्रोडक्ट को हराम डिक्लेयर कर दिया, अब हम इससे जो प्रोडक्ट बना के बेचते थे नहीं बेच सकेंगे। लॉ में चेंज आ गई, बुरा असर पड़ा। और मिसाल, मुल्की हालात खराब हो गए, गवर्नमेंट चेंज हो गई, जंग लग गई, तो इससे जो हमने प्रोडक्ट्स बेचने थे उस पर बुरा असर पड़ेगा। ये जो सारे बुरे असर पड़ रहे हैं ये भी इंडिकेशन है। क्या इंडिकेशन है? कि प्लांट एंड मशीनरी से अब हमें उतने बेनिफिट्स नहीं मिल सकेंगे। अब ये सारा कुछ जो बताया इसकी लिखिए अंग्रेजी। दूसरी इंडिकेशन है सिग्निफिकेंट चेंजेस with an adverse effect significant changes with an adverse effect on the entity दोबारा बता रहा हूं, significant changes with an adverse effect on the entity have taken place यानी चेंजेस आ चुकी हैं और will take place in near future यहां तक कि अंग्रेजी का मतलब है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस विद एन एडवर्स इफेक्ट, यानी चेंजेस हुई हैं जो उससे बिजनेस पे बुरा असर पड़ा, या तो वो चेंजेस हो चुकी हुई हैं या कुछ ही अरसे में होती नजर आ रही हैं। किसमें चेंजेस? इन दी आगे चल रही है, इन दी मार्केट कॉमा इकोनॉमी कॉमा टेक्नोलॉजिकल और लीगल एनवायरनमेंट इन दी मार्केट। यानी जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं उस मार्केट में कोई लॉ में चेंज आ गई, टेक्नोलॉजी में चेंज आ गई, इकोनॉमी मुल्की हालात में चेंज आ गई, मार्केट में चेंज आ गई, कोई नया कंपेटिटर आ गया और इन चेंजेस का हमारे पे बुरा असर पड़ा, तो ये भी एक इंडिकेशन है। क्यों है इंडिकेशन? भाई जब हमारे पे बुरा असर पड़ेगा तो इसका मतलब है शायद अब हम उतने प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे, तो ये एक इंडिकेशन है। तीसरी इंडिकेशन, ये बगैर समझे बस लिख लें, इस चैप्टर में कुछ आगे चल के फिर समझ आएगी बात, अभी बस ऐसे ही लिख लें। तीसरी इंडिकेशन बता रहा हूं, मार्केट इंटरेस्ट रेट्स have increased during the period and as a result discount rates used in calculation of
वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज are also likely to increase, are also likely to increase. कुछ समझ आया? नहीं ना, मैंने कहा था नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, ये इस चैप्टर में आगे चल के आ जाएगा समझ। अंग्रेजी दोबारा बता देता हूं। मार्केट इंटरेस्ट रेट्स हैव इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड एज अ रिजल्ट डिस्काउंट रेट्स यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू इन यूज आर, और नहीं आर ऑल्सो लाइकली टू इंक्रीज। इसका मतलब नहीं समझ आया, अभी मैंने समझाया भी नहीं, ये कुछ क्लासेस के बाद समझ आएगा। चौथी बात लिखें। अच्छा, चौथी अंग्रेजी लिखवाने से पहले ना ये एक मिसाल समझ लीजिएगा। एक टर्म इस्तेमाल हुई है, इसमें वो टर्म समझा रहा हूं। एक कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल है। आपने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस में ये कंपनी और कैपिटल ये नाम सुने हैं, कंपनी का शेयर कैपिटल। और अगर भूल भाल गए कोई बात नहीं, मैंने FR 1 में पूरा चैप्टर पढ़ाना है इसके लिए। एक कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल है 5 मिलियन शेयर्स। स्टॉक मार्केट क्या होते हैं? जहां लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, और इस कंपनी के शेयर्स की जो मार्केट प्राइस चल रही है वो चल रही है 25 रुपए। अगर इस कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में बिकने के लिए आ जाएं तो टोटल कितने रुपए में ये सारी कंपनी बिक जाएगी जी? 5 मिलियन इंटू 25, इसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये टर्म इस्तेमाल होती है, बहुत ऊंची टर्म है आपके लिए, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ इतनी कैलकुलेशन समझ आ जाए तो बहुत है, अदरवाइज ये काफी ऊंची टर्म है। मार्केट कैप कहते हैं इसको। मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है कंपनी का जितने शेयर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर दें कि एक शेयर मार्केट में कितने का बिक रहा है, तो जो टोटल आंसर आएगा उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। दोबारा, अगर कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में बिक जाते तो कितने रुपए में वो सारे शेयर्स बिकते हैं, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहेंगे। यानी अगर कोई अभी इस कंपनी का ओनर बनना चाहे, पूरा का पूरा ओनर, तो कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे? 125 मिलियन। ये इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। SOFP में क्या आ रहा होता है? हाँ जी, एसेट्स, और दूसरी तरफ इक्विटी और लायबिलिटी। अगर एसेट्स का टोटल आ रहा है 400 मिलियन और लायबिलिटीज आ रही हैं 260 मिलियन और इक्विटी है 140 मिलियन, एसेट्स SOFP में जिस वैल्यू पे आ रहे होते हैं उस वैल्यू को क्या कहेंगे? जिस अमाउंट पे एसेट्स SOFP में शो हो रहे हैं, कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू। ये सिर्फ एसेट्स की बात नहीं है, इन सारी फिगर्स को इनकी कैरिंग अमाउंट्स कहते हैं। यानी एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, SOFP में जो फिगर्स आ रही होती हैं उनको उनकी कैरिंग वैल्यूज कहते हैं। बैलेंस शीट के मुताबिक इस कंपनी के ओनर कितने रुपए के मालिक हैं? 140। जबकि इस कंपनी की औकात यह है कि अगर इसको कोई खरीदना चाहे तो कितने पैसे देना, बस वो कहेगा बस बहुत है, 125। लिखें चौथी इंडिकेशन, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स। चौथी इंडिकेशन, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स इक्विटी को कहते हैं, पता है? नेट एसेट्स आपने इंट्रो टू अकाउंटिंग में शायद अकाउंटिंग इक्वेशन या इस तरह की चीजों में नाम पढ़ा हो। नेट एसेट्स इक्विटी को कहते हैं। कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स ऑफ द एंटिटी, carrying amount of net assets of the entity is more than, carrying amount of net assets of the entity is more than its market capitalization. यानी हमारी बुक्स के मुताबिक ओनर्स इतनी वर्थ के मालिक हैं, जबकि मार्केट में इस कंपनी की औकात बहुत गिरी हुई है। तो लोग क्यों नहीं इस कंपनी के ओनर बनने में इंटरेस्टेड रहेंगे? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब इसमें वो बात नहीं है। तो ये भी एक इंडिकेशन है, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स इज मोर देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये इंडिकेशन है कि इंपेयरमेंट हो गई होगी एसेट्स की। ये चौथी इंडिकेशन में जो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स और मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये मैंने आपको वैल्यू से टर्म समझाई है ताकि आपको थोड़ा सा इसको हजम करने में आसानी हो।
हाँ जी, ये नोट कर लेते तो काम आता भाई जी। नहीं, ये ना एक इंडिकेशन है। जैसे अगर कोई चलते चलते चकरा के गिर गया, तो अब चक्कर तो सर में आए हैं, हो सकता है डॉक्टर कहेगी कि आपकी गिट्टे खराब है, हो सकता है ना। तो ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि अगर कंपनी की इक्विटी की वर्थ मार्केट में गिर गई है, तो हो सकता है इसके प्लांट एंड मशीनरी की इम्प्लीमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए, सबकी नहीं इकट्ठे करनी है। ये जस्ट एक इंडिकेशन है कि कंपनी की हालात इस वक्त मार्केट में खराब है। इसका मतलब ये कंपनी अब उतने प्रॉफिट्स कमाती नजर नहीं आ रही, तो ये एक इंडिकेशन है कि इनको अपने पीपीई की इम्प्लीमेंट टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि सारे एसेट्स की कर लेनी चाहिए, सारे एसेट्स पे तो आईएस 36 भी नहीं लग रहा। नेट एसेट्स की इंडिकेशन से ये ना समझिए कि सबकी इम्प्लीमेंट टेस्टिंग करनी है, करनी तो पीपीई की है। ये जो मैं मिसाल दे रहा था कि बंदा चकरा के गिर गया, तो गिरा तो उसका पूरा जिस्म है ना, तो जरूरी नहीं कि पूरे जिस्म में बीमारी है। तो कंपनी की इक्विटी की वैल्यू गिर जाना जस्ट एक इंडिकेशन है कि शायद इसके पीपीई अब उतना अच्छा नहीं कमा के देंगे, करनी पीपीई की इम्प्लीमेंट टेस्टिंग है। 4 पॉइंट्स नोटेड। अब इंटरनल पे आते हैं। इंटरनल, ये बस 3 पॉइंट इसके हैं। फिर ये और ये आपने अंग्रेजी याद करनी है। ये एमसीक्यूज में टेस्ट हो सकती है। फिर हम न्यूमेरिकल की मेहनत पे जाएंगे। इंटरनल में लिखिए नंबर 1। अच्छा, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई, प्लांट वैसे ही डैमेज हो गया, तो ये इंडिकेशन है। क्यों? जब फिजिकली डैमेज हो गया तो हमें उम्मीद है कि उससे मिलने वाले बेनिफिट सब थोड़े रह गए होंगे। तो नंबर 1, एविडेंस इज अवेलेबल फॉर ऑब्सोलिसेंस। एविडेंस इज अवेलेबल फॉर ऑब्सोलिसेंस। अच्छा, साथ वाले को तो ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे नहीं आती तो उसको स्पेलिंग आती होगी। नहीं आती तो कोई बात नहीं, लेकिन ना अपने पे इतना कम भरोसा है कि साथ वाले को ऐसे देखते हैं कि इसको तो सही आती होगी, मुझे भी नहीं आती। हाँ, सही कह रहे हैं। ऑब्सोलिसेंस, पुराना हो गया, टूट फूट गया, खराब हो गया, ऑब्सोलिसेंस। एविडेंस इज अवेलेबल ऑफ ऑब्सोलिसेंस और फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट, और फिजिकल डैमेज ऑफ एन एसेट। दूसरी, ये भी पहले समझा देता हूं। हमने एक मशीन खरीदी थी, जब खरीदा था तो तारीफें तो बहुत सुनी थी और सोचा था कि 10-12 साल तो हम यूज करेंगे। 2-4 साल में अंदाजा हो गया कि तो 6 साल भी नहीं निकालनी। तो सोचा बहुत कुछ था, जो सोचा था वैसा होता नजर नहीं आ रहा, तो ये भी एक इंडिकेशन है इम्पेयरमेंट की। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, अगली इंडिकेशन बता रहा हूं। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एसेट इज or will be worse than expected, यानी अगर एसेट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जैसा हमने सोचा था उससे बुरी है, तो फिर यह भी एक इंडिकेशन है जी। तीसरा, यह भी पहले समझा देता हूं। अगर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है और उस ट्रांसपोर्ट कंपनी की बसेस मुख्तलिफ रूट्स पे चलती हैं, एक बस महंगी वाली थी, उसकी टिकट भी महंगी रखी हुई थी उन्होंने। तो पहले उन्होंने सोचा कि लाहौर इस्लामाबाद का रूट अच्छा है, यहां से बस अच्छा कमा लेगी। उसके बाद उनको ख्याल हुआ कि नहीं, इतनी सवारियां नहीं है, तो हम इसको लाहौर इस्लामाबाद से शिफ्ट करके तो लाहौर सरगोदा कर देते हैं, सवारियां ज्यादा होंगी, टोटल ज्यादा कमाएंगे। लेकिन हम इतना टिकट ही नहीं रख पाए कि टोटल पैसे की कमाई अब हमारी कम हो गई। तो ये हमने उस बस के यूज में चेंज किया, और उस चेंज का नतीजा क्या निकला कि बिजनेस पे बुरा असर पड़ा। तो इसकी अंग्रेजी लिखें, significant changes with an adverse effect, on the entity, have taken place during the period, और आर, और भी है और आर भी है, expected to take place in near future, in the extent to which
in the extent to which or manner in which extent to which or manner in which an asset is used or is expected to be used यानी हमने कुछ चेंजेस की हैं, जैसे एसेट, जैसे या जितना हो सकता है। पहले हम वर्किंग आवर्स रखते थे बस के 15 घंटे, हो सकता है अब हम उसको 6 घंटे पे ले आए। तो जितना यानी एक्सटेंड टू विच और जैसे मैनर इन विच एसेट यूज होता है, हमने उसमें की है चेंज और उससे अब हमें बुरे असर पड़ते नजर आ रहे हैं। तो फिर ये भी एक इंडिकेशन है। तो चेंज की क्यों है भाई? मजबूरी होगी और को हल नहीं होगा। तो जो चेंज की है हमने उससे बुरे असरात पड़ते नजर आ रहे हैं। ये 7 पॉइंट्स हैं और इन 7 को याद करना है। और इस समेत ये एक्सटर्नल है कि इंटरनल? हो सकता है आपको एमसीक्यू पूछा हो कि इनमें से कौन सी है जो एक्सटर्नल इंडिकेशन नहीं है। 3 इसमें से लिखी होंगी, 1 इसमें से लिखी होगी। तो ये नाम भी याद करने हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, और ये 7 पॉइंट भी याद करने हैं। ये तो हो गई जी सीधी सीधी थ्योरी। अब आते हैं इसके न्यूमेरिकल की मेहनत पे। रिकवरेबल अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट यानी रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी ये सिखाने लगा आप। रिकवरेबल अमाउंट होती है इज दी हायर ऑफ, रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ दो चीजें। एक होती है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और दूसरी चीज होती है वैल्यू इन यूज। सवाल लिखें। A machine was purchased for 400 million, 400 million on 1st January 20. Estimated useful life 8 साल, estimated useful life 8 years, स्ट्रेट लाइन मेथड है। This machine was tested for impairment on 31st December 24, 31 दिसंबर 2024। This machine was tested for impairment on 31 दिसंबर 2024 and following values were determined fair value 140 million, 140 million, cost to sell 7 million, 7 million, value in use 135 million। आपसे रिक्वायर्ड है कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी। इम्पेयरमेंट लॉस देखें अगर है तो
हाँ जी, छोटा सा सवाल है यार। कैरिंग अमाउंट कितनी? 150। जिससे 150 नहीं हुआ तो वो शर्म से मर जाए तो अच्छा है। चले जाए तो देख लें। कैरिंग अमाउंट कितने साल जिंदगी के गुजार दिए? 5 साल। तो 8 साल में से 5 साल गुजर गए तो कैरिंग अमाउंट रह गई 150 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 133, वैल्यू इन यूज 135। ये हायर है तो इंपेयरमेंट लॉस हो गया 50। हाँ जी, ओके। अच्छा, ये तो है बहुत आसान। अब गहराई में उतरते हैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पढ़ते हैं अब। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब ये हेडिंग देखे, इस पे चल रहा हूं मैं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसमें फिर दो बातें आ गई, एक फेयर वैल्यू और एक कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू आपके लेवल पे तो बहुत आसान सी चीज है, मार्केट वैल्यू। और इसको फेयर इसलिए भी कह सकते हैं कि अगर हमें कोई मजबूरन रेट दे रहा है, हमारी मजबूरी से फायदा उठा के, हमें बस निकलने की करनी है, मुल्क से बाहर भागना है, इसलिए हमें रेट कम मिल रहा है, तो वो फेयर वैल्यू होगी। फेयर वैल्यू नहीं, फिर भी चलें थोड़ी सी अंग्रेजी लिख लें फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू इज द प्राइस। लिखें, अंग्रेजी बताता हूं। Fair value is the price that would be received to sell an asset. That would be received to sell an asset in an orderly transaction. Orderly. यानी जिसमें सब इन ऑर्डर है, सब फेयर है, बिल्कुल ऑर्डरली ट्रांजेक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट क्या होता है? जो पार्टिसिपेट कर रहा है। मार्केट में कौन कौन लोग होते हैं? बायर्स और सेलर्स। तो वो प्राइस जितने पे हम एक बिल्कुल फेयर ट्रांजेक्शन में बेचेंगे तो बिक जाएगा, इसको फेयर वैल्यू कहते हैं। और दूसरी क्या चीज है? कॉस्ट टू सेल। ये क्या लगता है नाम से कि कितने का खरीदा था? है कॉस्ट टू सेल। जब बेचेंगे तो जो खर्चा होगा, और अगर नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। तो कॉस्ट टू सेल में दूसरा पॉइंट बता रहा हूं। costs to sell are incremental costs. Costs to sell are incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance cost, इंटरेस्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। फाइनेंस कॉस्ट या इंटरेस्ट कॉस्ट एक ही बात है। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। अच्छा, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है इंक्रीमेंटल। ये इजाफी खर्चे के लिए इस्तेमाल होता है कि बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। ये उसके लिए इंक्रीमेंटल का वर्ड यूज होता है। और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट और इनकम टैक्स, ये कहां से आगे बात? इसका मतलब ये है कि अगर हमने प्लांट बेच दिया हुआ है, बेच चुके हैं, ये इंपेयरमेंट टेस्टिंग बेचे हुए प्लांट की हो रही है? नहीं, ये तो हमारे पास अभी है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स हैं। रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से हायर क्यों है? बताऊंगा नॉलेज के लिए, बताऊंगा अगली क्लास में, बताऊंगा कल इंशाल्लाह बता दूंगा एक बार। हायर क्यों है वजह बताऊंगा। अभी इस वक्त सिर्फ हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सीख रहे हैं। वैल्यू जो लंबी बात चलेगी, ये 2-3 क्लासों तक जाएगी, ये अभी खत्म है बस। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है कि हम कितने का बेचेंगे माइनस कॉस्ट टू सेल। बेचेंगे तो कितना खर्चा और होगा। और इंक्रीमेंटल का मतलब है कि बेचेंगे तो खर्चा होगा, नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा। और इस खर्चे में किसको शामिल नहीं करना? इनकम टैक्स और इंटरेस्ट कॉस्ट को। ये इंटरेस्ट कॉस्ट बेचते हुए कहां से आ गई? इंटरेस्ट कॉस्ट बेचते हुए कहां से आ गई?
तो अच्छा, हम अगर बेचेंगे तो इस पे खर्चा होगा, और अगर खर्चा करने के लिए हमारे पास पैसे ना हुए तो शायद लोन लेके खर्चा करना पड़े, तो वो जो लोन लेके खर्चा करना पड़ेगा उस पर इंटरेस्ट पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट एसेट बेचने का खर्चा है, फिर लोन लेने का खर्चा है, तो इसलिए इंटरेस्ट कॉस्ट को बेचने की कॉस्ट में शामिल नहीं करना। और इनकम टैक्स को क्यों शामिल नहीं करना? इनकम टैक्स कहां से आ गया? अगर एसेट बेचेंगे तो उस पर हो सकता है प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स पड़ेगा, तो उसको शामिल इसलिए नहीं करना क्योंकि वो हर एसेट पे अलग अलग नहीं, वो तो बिजनेस पे ओवरऑल टैक्स पड़ता है, पता नहीं बिजनेस पे ओवरऑल टैक्स पड़े ना पड़े, तो इसलिए इनकम टैक्स और इंटरेस्ट कॉस्ट इनको कॉस्ट टू सेल में शामिल नहीं करना। तो फिर करना किसको है? ये जो भी पॉइंट 2 लिखा है, तो फिर शामिल करना किसको है भी? एग्जाम्पल्स ऑफ कॉस्ट टू सेल। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हो सकता है हम किसी एजेंट के थ्रू बिकवाएंगे तो उस पर कमीशन देंगे, कमीशन इसकी मिसाल हो सकती है, और हो सकता है अखबार में इश्तिहार देना पड़े, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो सकती है। अरे लिखते तो हैं, हौसला हौसला लिखते जाए। कमीशन लिखी है मैंने, एक मैंने आपको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बताई है। लीगल कॉस्ट हो सकती है, लीगल कॉस्ट हो सकता है कोई स्टाम्प पेपर बनवाना पड़े, हो सकता है कोई एग्रीमेंट कराना पड़े, तो लीगल कॉस्ट हो सकती है। स्टैंप ड्यूटी हो सकती है, स्टैंप ड्यूटी, ये स्टैंप पेपर के खर्चे को कहते हैं। कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दी एसेट हो सकता है, पंखा बेचना है तो बेचने के लिए उतारना पड़ेगा ना, तो उसके उतारने पे खर्चा होगा, तो कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दी एसेट हो सकता है। क्या ट्रांसफर? ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा चलें, डिलीवरी कॉस्ट भी हो सकती है, बिल्कुल सही है, डिलीवरी कॉस्ट हो सकती है, डिलीवरी कॉस्ट हो सकती है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग दी एसेट, इसके लिए खास एक नोट लिखवा रहा हूं, ये कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट के लिए खास है बात, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट के लिए एक नोट लिखवा रहा हूं। जब आपको मैंने वो बहुत ही पहले शायद लेक्चर 5-6 में कहीं एसेट की कॉस्ट में क्या क्या शामिल होता है उसकी एक लिस्ट लिखवाई थी, उस लिस्ट में एक सबसे आखिरी आइटम थी जो बगैर समझाए लिखवाई थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट। ये कहते हैं एसेट उखाड़ने के खर्चे को। ये क्यों शामिल करते हैं, इस क्यों का जवाब तो है एफआर 2 में, IS-37। अभी तो बस आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं तो अभी तो बस रट्टा ही था। डिसमेंटलिंग कॉस्ट कहते हैं एसेट उखाड़ने के खर्चे को, तो उसको हमने वहां इनिशियल कॉस्ट में शामिल किया था, तो अब मैंने आपको यहां कॉस्ट टू सेल में भी वो मिसाल लिखवा दी। तो आप नोट ये लिख लें अपने अल्फाज में कि अगर इस एसेट की कॉस्ट में वो डिसमेंटलिंग कॉस्ट ऑलरेडी एडेड है तो फिर ये इस कॉस्ट टू सेल में नहीं आना। दोबारा फिर से सुने पूरी बात, ये नोट किस पॉइंट के लिए लिखवा रहा हूं? कॉस्ट ऑफ रिमूविंग द एसेट, मतलब एसेट उखाड़ना होगा, फिक्स है, तो अगर ये एसेट उखाड़ने का खर्चा यानी डिसमेंटलिंग एसेट की इनिशियल कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड है तो फिर उसको कॉस्ट टू सेल नहीं कहना। बड़ी मुश्किल बात कर दी मैंने, दोबारा बता रहा हूं, अगर एसेट उखाड़ने का खर्चा एसेट की इनिशियल कॉस्ट में ऑलरेडी एडेड है तो फिर उसको कॉस्ट टू सेल की लिस्ट में नहीं ले लेना, वरना तो डबल काउंट हो जाएगा। अच्छा, ये मिसालें हो गई जिनको कॉस्ट टू सेल में शामिल करना है। अब हमने अगर एसी उतार के बेचना है, बेच दिया है, बेचे नहीं है, अभी हमारे पीपी हैं, बेच दिए होते तो IS-36 की जरूरत ही खत्म हो जाती। अभी हमारे एसेट है, हम सिर्फ अगर मगर खेल रहे हैं, तो अगर एसी उतार के बेच दिया अगर, तो ये जो पीछे से गंदी सी दीवार नजर आ रही होगी, सुराख हुए होंगे उसमें, तो उसको भी तो साफ सुथरा करना पड़ेगा ना, तो वो जो साफ सुथरा करने का खर्चा होगा वो भी एसी की कॉस्ट टू सेल है। क्यों नहीं? बात सिर्फ बिल्डिंग की नहीं है, क्या वो कॉस्ट टू सेल है? भाई बेचने का तो नहीं, वो तो उसके बाद गन समेटने का खर्चा है, बेचने का खर्चा नहीं है, तो उसको कॉस्ट टू सेल में नहीं काउंट करना। उसको किसको लिखें अंग्रेजी? ये अंग्रेजी आप कहां लिखेंगे? ये लिस्ट तो बना ली, अब इसके नीचे बेशक डब्बे के अंदर लिख दें, है जी। हाँ अच्छा जी, ये डब्बे में लिख लें बेशक। हाँ, एक मिसाल और, अगर प्लांट मशीनरी को बेच दिया
तो जो वर्कर्स उस प्लांट मशीनरी पे काम किया करते थे, हो सकता है उनको भी नौकरी से फारिग कर दें, तो उनको नौकरी से फारिग करते हुए कुछ पैसे दे दिला के फारिग करना पड़ेगा। तो वो जो पैसे देने पड़ेंगे उनको, वो भी मशीनरी का कॉस्ट टू सेल है? नहीं। तो लिखें अंग्रेजी टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स, ये क्या लगता है नाम से, टर्मिनेशन बेनिफिट्स? वो जो एम्प्लॉइज को नौकरी से निकालते हैं ना, उनको ये पैसे देने होते हैं, ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं। टर्मिनेशन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स एसोसिएटेड, costs associated with reorganizing a business, costs associated with reorganizing a business, following the disposal। क्या मतलब following the disposal? disposal के बाद following the disposal, अंग्रेजी दोबारा बता रहा हूं, टर्मिनेशन बेनिफिट्स एंड कॉस्ट्स associated with reorganizing a business following the disposal are not considered as incremental cost to sell, incremental cost to sell। एक छोटा सा सवाल होमवर्क है आपका, किताब दिखाइएगा F1 की। जी अगर हाँ जी एक छोटा सा सवाल है जी, इसमें पेज 204 क्वेश्चन 12, ये ऑटम 2007 अटेम्प्ट का सवाल है, PQR एंड कंपनी, ये होमवर्क है। ऑटम 2007 अटेम्प्ट का सवाल है, PQR के नाम से, छोटा सा आसान सा सवाल है, ये होमवर्क है, करके आइएगा, क्योंकि इसमें एक दो अंग्रेजी के मसले होंगे आपको, वो आप करके आएंगे तो डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।